हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ, मेरा नाम शमा परवीन है, ठीक है। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ नंबर 16, जो कि आपके कविता के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और इस कविता का नाम है आपका गुरु और चेला, ठीक है। तो इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे एक गुरु और शिष्य के बीच में जो नाता होता है उसके बारे में, किस प्रकार गुरु ने अपनी सूझबूझ से अपने चेले की जान बचाई, ठीक है। तो इस कविता में हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कविता को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक काम करना है। यहाँ पर ये एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद ये जितने आपको ये 6 प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर भी आप ही को देना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो कविता पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ये जो कविता है ये सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसमें एक मूर्ख राजा और उसकी नगरी के बारे में वर्णन किया गया है, मतलब बताया गया है, ठीक है। कविता में एक गुरु है और गुरु के साथ उनका एक चेला है। दोनों के पास कोई पैसे नहीं है, मतलब दोनों ही बहुत ही गरीब हैं, ठीक है। और वो दोनों हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। इसी प्रकार घूमते घूमते एक दिन ये गुरु और शिष्य की जोड़ी एक अंधेर नगरी पहुंचती है, ठीक है। तो जब ये वैसे अंधेर नगरी है क्या? अंधेर नगरी का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ अंधेरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसे अंधेर नगरी इसलिए कहा है कवि ने क्योंकि यहाँ का जो राजा है ये बहुत ही मूर्ख इंसान है, मतलब बहुत ही बेवकूफ इंसान है, ठीक है। अंधेर नगरी में सब टके सेर का मिलता है, ये जान गुरु वहां से चले जाते हैं और चेला अंधेर नगरी में रुक जाता है। वो राजा के चंगुल में फंस जाता है। गुरु अपनी सूझबूझ से शिष्य को बचाते हैं। अच्छा वैसे टके सेर का मतलब क्या है? यहाँ पे टके सेर का मतलब ये है कि इस नगरी में एक तो राजा मूर्ख है, तो यहाँ पे हर चीज आपको एक ही दाम में मिलती है। चाहे आप छोटी से छोटी चीज लीजिए, चाहे बड़ी से बड़ी चीज, सब आपको एक ही दाम में मिलेगा। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ का राजा ही मूर्ख है, ठीक है। तो जब गुरु को ये बात पता चलती है तो गुरु जी अंधेर नगरी को छोड़ के तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन चेला वहीं पर रुक जाता है। चेला अपने गुरु के साथ नहीं जाता है, मतलब शिष्य अपने गुरु के साथ नहीं जाता है, ठीक है। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो चेला है वो राजा के चंगुल में फंस जाता है। पर जब ये आप कविता खत्म करोगे तब आपको ये पता चलेगा कैसे गुरु ने अपनी सूझबूझ से अपने शिष्य की जान बचा ली। तो चलो देखते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी, ठीक है। देखो ये गुरु हैं और वो शिष्य हैं, ठीक है। इन दोनों लोगों के पास कोई पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, दोनों खाली हाथ हैं, ठीक है। ढेला का मतलब पैसा, ठीक है। तो इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये गुरु शिष्य की जोड़ी ऐसे ही विचरण करते हुए, भ्रमण करते हुए एक दिन ये लोग एक नगरी में पहुंचते हैं। तो जब ये दोनों गुरु शिष्य की जोड़ी उस नगरी में पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि वहां की जो सड़कें थी वो एकदम चमाचम थी, मतलब बहुत ज्यादा साफ सफाई थी, बहुत, इसीलिए सड़कें जो थी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो चमक रही है, ठीक है। चमाचम थी डगरी, डगरी मतलब छोटे रास्ते होते हैं, ठीक है। तो वहां का क्या है कि वो भी साफ था, मतलब इतना ज्यादा वो आकर्षक लग रहा था वो नगरी देखने में। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा, ठीक है। तो जब ये गुरु शिष्य की जोड़ी उस अंधेर नगरी को पूरा का पूरा विचरण कर रहे थे वहां पर, तो वहीं पर उन्हें एक ग्वालन मिली। ग्वालन मतलब जो गाय बछड़ों का दूध दूहते हैं, ठीक है, उनको ग्वालन, उनको ग्वाल या ग्वालन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्वालन का चित्र है, ठीक है। इस ग्वालन ने अपने सर पे एक गगरी रखी हुई, गगरी मतलब मटका, ठीक है, जो मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें पानी भरा रहता है, ठीक है। तो ये ग्वालन क्या करती है, अपने शीश पे मतलब अपने सर पे इस प्रकार से इस गगरी को रख के जा रही होती है। तो गुरु जी कहते हैं कि ग्वालन ज्यादा तेज तुम मत भागो, ठीक है। और अब मुझे तुम ये बताओ, क्योंकि तुम ज्यादा तेज मत भागो, रुको जरा और मुझे ये बताओ ये कौन सी नगरी है, इस नगरी का नाम क्या है और यहाँ का राजा कौन है जिसके बारे में मैंने इतनी सुयश सुना है, जिसकी कीर्ति इतनी दूर तक फैली हुई है। कौन सा नगरी है ये और उसका राजा का नाम बताओ मुझे।
कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, ये अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। ठीक है, तो ग्वालिन ने जब ये सुना कि गुरु जी ने राजा की कीर्ति सुनी है, तो तुरंत मतलब फौरन ही ग्वालिन ने कहा कि पंडित जी महाराज आप यहाँ आ तो गए हो आज, ठीक है, और आप मुझसे पूछ रहे हो इस नगरी का नाम क्या है और यहाँ के राजा का क्या नाम है। तो ये जो नगरी है, इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी। ठीक है, और इस अंधेर नगरी का जो राजा है वो कोई सूझबूझ वाला इंसान नहीं, वो एक अनबुझ राजा है, मतलब एक वो बेवकूफ राजा है जिसके पास बुद्धि नहीं है। और क्यों बुद्धि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सब्जी जिस भाव में मिलता है वहीं पे आपको यहाँ पे फल भी उसी दाम में मिलेंगे, बाकी सारी चीजें भी आपको एक ही समान मिलेंगी, इसीलिए यहाँ पे टके सेर भाजी टके सेर खाजा। ठीक है, चलो, गुरु ने कहा जान देना नहीं है मुसीबत, मुझे मोल लेना नहीं है, ना जाने की अंधेर हो कौन छन में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। ठीक है, तो गुरु जी, तो देखो गुरु गुरु ही रहेगा, शिष्य शिष्य ही रहेगा। तो गुरु ने कहा मुझे यहाँ पे जान देने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ना जान देने का शौक है और ना ही मुझे कोई मुसीबत मोल लेने का शौक है। ठीक है, मैं तो जानता भी नहीं हूं अगर ये अंधेर नगरी है तो कौन किस वेश में आ जाए मेरे ऊपर हमला करने के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता होगा मोटा अकेला। अब देखो, ये आप देख रहे हो, गुरु जी ने जब अपने शिष्य से कहा कि ये जो नगरी है ये रहने लायक नगरी नहीं है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, तो क्यों मुसीबत मोल लेना। ठीक है, तो फिर गुरु जी अब शिष्य को समझाते हैं कि चलो अब हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, पर शिष्य था ढीठ इंसान। शिष्य ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। तो गुरु जी जब हार गए अपने शिष्य को समझाते समझाते, तो आप ये चित्र देख रहे हो, गुरु जी को विवश होके मतलब मजबूर होके वापस लौट जाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद चेला वहीं पे रह गया। ठीक है, चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर सब अजब रेल पेला, टके सेर हल्दी टके सेर जीरा टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। अब देखो क्या होता है, ये जो चेला था ये रुका क्यों था, ये क्यों नहीं गया अपने शिष्य के साथ, अरे गुरु जी के साथ? वो इसलिए नहीं गया, इसने ये सोचा कि अब मैं यहीं पे अच्छे से खा पी के मोटा हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हाट को देखने चला जाता है, मतलब बाजार को देखने के लिए वो चला जाता है। तो वहां पे देखता है कि अरे ये तो बड़ा ही अजीब सा बाजार है। ठीक है, यहाँ पे जिस भाव में आपको हल्दी मिल रही है उसी भाव में आपको जीरा भी मिल रहा है, उसी भाव में ककड़ी भी मिल रही है, उसी भाव में खीरा भी मिल रहा है, मतलब सबका एक दाम है, कोई दाम में फर्क नहीं है। ठीक है, टके से मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। तो जो शिष्य है ना वो बहुत ही खुश हो गया, इसको ये लगा जब मुझे खीरे के दाम में मुझे ककड़ी भी मिल रही है, ककड़ी के दाम में मुझे रबड़ी भी मिल रही है। ठीक है, तो शिष्य जो था वो बहुत ही खुश हो गया, इसने बोला आप तो मैं खूब रबड़ी मलाई खाने वाला, इतने सस्ते दाम में मिल रहा है। तो इसने बहुत दिनों तक शिष्य ने रबड़ी मलाई का आनंद लिया। ठीक है, लेकिन फिर कवि आपसे ये कहते हैं कि सुनो अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी तो और बहुत कुछ आगे बाकी है। क्यों? क्योंकि ये अंधेर नगरी है और यहाँ का जो राजा है वो एक नंबर का बेवकूफ है। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। अब देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, खूब बिजली चमक रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं क्योंकि बरसात आई है। ठीक है, बारिश का पानी खूब गिर रहा है, हर तरफ बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों ये दीवार किसने गिराया। ठीक है, तो जब इतनी जोरों की ये बारिश हो रही थी तो राजा एक
दीवार के पास जाता है। ठीक है, इतनी तेज बारिश में राजा के मतलब अंधेर नगरी का एक दीवार गिर जाता है, और जैसे ही वो दीवार गिरने की सूचना राजा को मिलती है, राजा तुरंत अपनी सवारी मतलब अपने घोड़े पे सवार होकर वहां का मुआयना करने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वो तुरंत अपने संतरी संतरी मतलब अपने सिपाही को बुलाते हैं और उसको डांट के पूछते हैं, सिपाही मुझे तुम ये बताओ कि ये दीवार कैसे गिर गई और ये दीवार किसने गिराई। कहा संतरी ने, महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरा किरतब, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी इसी से गिरी या ना मोटी घनी थी। अब देखो, तब संतरी ने मतलब सिपाही बहुत डर गया क्योंकि राजा बहुत ज्यादा भड़क चुका था उसके ऊपर। तो संतरी ने ऐसे हाथ जोड़ा और कहा कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, इसमें मेरी कोई खता नहीं है। ठीक है, ये जो दीवार है ये बहुत ही कमजोर थी, ये बिल्कुल भी मजबूत दीवार नहीं थी, इसीलिए ये गिर गई भर भरा कर। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झटपट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। अब देखो, तो सिपाही ने कहा महाराज इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, दीवार ही कमजोर बनी थी। मतलब जो कारीगर जिसने इस दीवार को बनाया था वही इस दीवार को गिरने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, क्योंकि उसने ही ये दीवार कमजोर बनाई है, तो इसलिए इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो राजा तो मूर्ख था। राजा ने क्या किया, राजा ने तुरंत कारीगर को बुलाया और कारीगर को बुलाया गया, कारीगर को बिठाया गया। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। ठीक है, तो राजा ने तुरंत ही आदेश दे दिया कि इस कारीगर की गलती है, चलो अभी के अभी इसको सजा दो इसकी गलती की। तो ये जो कारीगर चित्र आप देख रहे हो, कारीगर ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाया, तुरंत हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगी और कहा, राजा महाराज इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। यह भिश्ती की गलती या उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की ये गफलत। कहा राजा ने, जल्दी भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो कारीगर ने कहा कि ये मेरी कोई गलती नहीं है, भिश्ती की गलती है। ठीक है, अच्छा भिश्ती का मतलब क्या है आप लोग देख सकते हैं। भिश्ती का मतलब यहाँ पे आपके शब्दार्थ में दिया हुआ है, मतलब पानी भरने वाला आदमी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो कारीगर है वो तुरंत कहता है, राजा जी मतलब महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये भिश्ती की गलती है। ठीक है, उसी ने ये सब कुछ किया है, ये जो दीवार आज आपके सामने गिरी है ये भिश्ती की ही वजह से गिरी है। तब राजा ने तुरंत आदेश दिया कि ठीक है इसको छोड़ दो और जल्दी भिश्ती को बुलाओ और उसको बुलाकर उसे सजा दो। और सजा के तौर पे क्या राजा ने आदेश दिया कि भिश्ती को जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ा दो। चला आया भिश्ती हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह गलती है जिसने मश्क को बनाया कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो भिश्ती को बुलाया गया। ठीक है, मतलब जो पानी भरते हैं, ठीक है, इनको बुलाया गया। तो भिश्ती ने भी बिल्कुल देर नहीं किया, तुरंत उसने हाथ जोड़े राजा के सामने और कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती उसकी है जिसने ये मश्क को बनाया। मश्क मतलब जिसने इस थैले को बनाया है और इसी थैले में ज्यादा पानी समाता है। ठीक है, मतलब जिसने थैला बनाया है भिश्ती के अनुसार उसकी गलती है, क्योंकि उसने इतना बड़ा ये थैला बना दिया है कि इसमें पानी ज्यादा समाता है। मश्क वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। ये मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। अब जब मश्क वाले को बुलाया गया तो मश्क वाले ने भी, देखो जब जिसके जान पे बनाती है ना तो सब लोग कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं। तो मश्क वाले ने कहा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती मंत्री जी की है, मंत्री जी ने ही तो मुझे ऐसा आदेश दिया था, ये उन्हीं की शरारत है, आज उन्हीं की वजह से ये जो दीवार है वो गिर चुकी है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मश्क को बनाया। बड़ी है मश्क खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी, ये गलती बिरानी। ठीक है, तो मश्क वाले ने कहा कि देखिए उन्होंने मुझे इतना बड़ा चमड़ा दिला दिया था जिससे मैंने ये थैला बना दिया, और इतना बड़े चमड़े में जब पानी भरा जाता है तो पानी तो यहाँ से गिर ही नहीं सकता है, और इतना बड़ा थैला कि पानी इसमें जरूरत से ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्हीं की गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ,
हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो अब देख सकते हो ये मंत्री जी हैं, तो मंत्री जी को तुरंत बुलाया गया। राजा ने आदेश दिया कि अभी के अभी फौरन मंत्री को फांसी चढ़ाया जाए। ठीक है, तो मंत्री को फांसी चढ़ाने के लिए जल्लाद को बुलाया गया। जल्लाद कौन है आप सब लोगों को पता है, जो फांसी देते हैं। ठीक है, उनको बुलाया गया और उसी क्षण सारा इंतजाम किया गया ताकि मंत्री को फांसी चढ़ाया जा सके। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब देखो, देख के पता चल रहा मंत्री जी कितने पतले हैं, ऐसा लग रहा है खाना ही नहीं मिला इन्हें खाने के लिए, है ना। तो ये राजा कहता है, जब राजा ये देखता है कि मंत्री की गर्दन इतनी पतली है कि जो फांसी का फंदा है वो तक बड़ा पड़ जा रहा है। ठीक है, चाहे कितनी भी छोटी कर लीजिए, मंत्री इतना पतला है। लेकिन राजा को तो सजा देना था क्योंकि वो मूर्ख था। इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, इसे छोड़ दो, फंदे के बराबर जिसकी गर्दन है, मतलब जिसकी गर्दन मोटी हो, उसे पकड़ के लाओ और उसको आप सजा दो अभी के अभी, मतलब फांसी चढ़ाओ। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता हुआ हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। ठीक है, तो जब संतरी मतलब सिपाही, अब सिपाही पूरे अंधेर नगरी में फैल जाते हैं क्योंकि उनको ये कार्य सौंपा था राजा ने कि जाइए और मोटी गर्दन वाले को ढूंढ के लाइए क्योंकि उसको सजा देनी है, उसको फांसी चढ़ाना है। तो जब ये संतरी मतलब सिपाही खोज रहे थे तो इन्हें मेले में, मतलब इन्हें बाजार में ये जो गुरु का चेला था, गुरु का जो शिष्य था, ये हलवा खाता हुआ दिख जाता है। और ये हलवा इतनी जोरों से खा रहा था, इतनी तेजी से खा रहा था, जिससे आज के बाद इसको हलवा खाने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तब सिपाही ने कहा कि सुनिए, आपको इसी वक्त इसी क्षण चलना है मेरे साथ क्योंकि राजा ने आपको बुलाया है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छूकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब सा मेला। ठीक है, तो जब चेले को ये पता चलता है कि मुझे राजा ने न्योता भेजा है आने के लिए, तो ये मन ही मन ना बड़ा खुश होता है। इसको ऐसा लगता है राजा ने मुझे बुलाया है और वो खूब मेरा आदर सत्कार करने वाले, मुझे खूब अच्छा अच्छा खाने को आज मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन जब ये पहुंचता है वहां पे तो इसकी तो पूरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है क्योंकि वहां पे तो एक अलग ही नजारा इसके सामने था। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खाता तो बताओ। कहा राजा ने, चुप ना बकबक मचाओ। ठीक है, तो देखो, जब चेले की गर्दन मोटी राजा देखते हैं तो राजा कहते हैं कि ऐसा है, इसको अभी के अभी फांसी चढ़ा दो। तो ये चेला डर जाता है। चेला पूछता है, अरे राजा, अरे महाराज, मुझे बताइए तो सही, मेरी गलती क्या है, किस बात की सजा आप मुझे दे रहे हो। तो राजा ने कहा, चुप करो तुम, बहुत ज्यादा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मगर था ना बुद्धू, था चेला चलाक, मचाया बड़ा ही वहां पर झमेला। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। पर देखो, ये शिष्य जो है, ये जो चेला, ये तो अपने गुरु जी का ही था। अगर गुरु जी इतने समझदार थे, थोड़ा बहुत तो ये भी समझदार होगा। तो इसने तुरंत अपनी बुद्धि दौड़ाई। ठीक है, इसने कहा, ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा देना, मुझे कोई इससे ऐतराज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, फांसी चढ़ाने से पहले मुझे मेरे गुरु जी के दर्शन कराओ। आप जब तक मुझे गुरु जी के दर्शन नहीं कराएंगे तब तक मैं फांसी नहीं चढ़ूंगा। गुरु जी बुलाए गए झट वहां पर कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। तो जब राजा ने अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए चेले की गुरु जी को बुलाया, तो जब गुरु जी आए, उन्होंने अपने समक्ष अपने चेले को मौत के समीप जाते हुए देखा, तो उन्होंने तुरंत अपने चेले को बुलाया, कहा कि इधर आओ। बुलाया और बुलाने के बाद उसके कान में कुछ मंत्र जैसा पढ़कर सुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्कम बड़ा रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब देखो क्या होता है यहाँ पे। गुरु जी क्या करते हैं, कुछ मंत्र गा के सुनाते हैं, उसके कानों में कुछ बोलते हैं, तो गुरु और चेला दोनों लगते हैं आपस में झगड़ा करने। गुरु कहते हैं तुम नहीं, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। तो चेला कहता है नहीं नहीं, फांसी पे मैं चढ़ूंगा क्योंकि आदेश तो मुझे दिया है राजा ने फांसी पर चढ़ने का। दोनों आपस में इसी तरीके से झगड़ने लगते हैं। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है।
गुरु ने बताया करामात क्या है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे का झगड़ने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो राजा जब देखते हैं कि अरे फांसी पर चढ़ने के लिए कोई मरने के लिए इतना उतावला कैसे हो सकता है, तब राजा ने गुरु और शिष्य की जोड़ी से पूछा, सुनो तुम दोनों रुको, पहले मुझे ये बताओ बात क्या है, किस बात पे तुम दोनों इतना झगड़ रहे हो। तब गुरुजी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। और कैसी बात है देख लेते हैं। चढ़ेगा जो फांसी, मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वो राजा नहीं चक्रवर्ती जैसी, ये संसार का छत्र उस पर तनेगा। ठीक है, अब देखो गुरु ने बताया कि देखो ये क्षण, ये मुहूर्त ऐसा बन रहा है कि इस वक्त जो मरेगा, इस क्षण में, इस मुहूर्त में जो मृत्यु को प्राप्त होगा, वो क्या होगा, मरने के पश्चात उसका जो यश है, उसकी जो कीर्ति है पूरे संसार में फैल जाएगी। उसके वो राजा नहीं कहलाएगा, वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा तो ये संसार का छत्र उस पर तनेगा। चक्रवर्ती सम्राट, पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक होती है, पूरी दुनिया उनके नाम का यश गान करती है। ठीक है, तो ये जो संसार रूपी छत्र है, ये उसी के नाम पर तन जाएगा। कहा राजा ने बात सचगर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। अब तो ये मूर्ख राजा था, इसने बिल्कुल भी इस बात पे गौर ही नहीं किया। इसने कहा कि गुरुजी बोल रहे हैं, अगर गुरु ऐसी बात बोल रहे हैं मतलब ये बात में जरूर सच्चाई है। तब राजा कहते हैं कि अगर इस क्षण ऐसा मुहूर्त बन रहा है कि जो भी मरेगा उसका यश कीर्ति होगा, वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा, तो राजा क्या कहता है, ये राजा कहता है कि ऐसा है, ना आप फांसी चढ़ेंगे गुरुजी, ना ही तुम चढ़ोगे शिष्य, फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। फांसी पे इसी वक्त तो मुझे ही टांगा जाएगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। जैसे ही राजा फांसी पे चढ़ता है, उसी क्षण उस पूरे अंधेर नगरी में खूब जश्न मनाया जाता है। ठीक है, घर घर में मिठाइयां बांटी जाती है, ढोल नगाड़े खूब बजते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि ये मूर्ख राजा था। इससे इसकी प्रजा बहुत ही ज्यादा त्रस्त थी, हर तरफ इसे त्राहिमाम मचा रखा था अपने पूरे राज्य में। ठीक है, तो ये इतना मूर्ख था कि जब ये मरता है, हर घर में मिठाइयां बांटी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार ये राजा ही मूर्ख था, इसीलिए उनकी नगरी अंधेर नगरी थी। ठीक है, तो इस कविता को किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी ने। तो इस कविता में इतना ही। चलो आ जाओ शब्दार्थ देख लेते हैं। गुरु मतलब शिक्षक, चेला शिष्य, ढेला पैसा धन, डगरी रास्ता, ग्वालिन गांव की महिला, शीश सर, गगरी मटकी या छोटा घड़ा, सुयश प्रसिद्धि, पधारे बाजार, भाजी सब्जी हाट बाजार, संतरी सिपाही, खता गलती, भिश्ती पानी भरने वाला आदमी, गफलत भूल, शरारत शैतानी, दनादन जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इस कविता में इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पर अब आपको क्या करना है, इस कविता को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा कविता है, और उसके बाद जो जितने भी अभ्यास कार्य हैं आपको पूरा करना है। ठीक है, चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मैं आपसे आपकी अगली कक्षा में मिलूंगी एक नए पाठ या एक नई कविता को लेकर। ठीक है, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय।